नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी ऑन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। जो जीएसटी में काफी कंफ्यूज करने वाले पॉइंट इसमें होते हैं, हम सब कुछ समझने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हम टीडीआर को भी डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स जेडीओ को भी हम समझेंगे, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, किस तरीके से जीएसटी अप्लाई होगा, जीएसटी का एप्लीकेबल रेट क्या होगा, एग्जम्पशन कब कब मिलेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा, आईटीसी के केस में इनपुट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हमें कुछ बेसिक पॉइंट समझना है। मैंने आपको बोला कि हम बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे जीएसटी या रियल एस्टेट पर। तो बेसिक पॉइंट हमारा क्या होता है, जैसे अपार्टमेंट सेल एंड परचेज को समझते हैं। पहले हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, उसमें अपार्टमेंट होते हैं जिसको हम फ्लैट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यह डिस्कस करते हैं कि अपार्टमेंट कितने तरीके के होते हैं। अपार्टमेंट आपका दो तरह से हो सकता है। कौन कौन सा? रेसिडेंटल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए। अब रेसिडेंटल यूज का मतलब ये हो गया जिसमें हम रहते हैं, रहने के लिए यूज करेंगे, वह रेसिडेंटल यूज का हो गया। और कमर्शियल यूज जिसे हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने उसमें ऑफिस कर रखा है, शॉप खोल रखा है, दुकान खोल रखा है, शोरूम या गोडाउन, ये सब कमर्शियल यूज के लिए हो गया। ओके, लेकिन जो रेसिडेंटल यूज के लिए है, जो बिल्डिंग रेसिडेंटल के लिए यूज के लिए बनी है, रेसिडेंटल में भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रेसिडेंटल यूज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यह रेसिडेंटल बिल्डिंग को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, किसके हिसाब से? रेरा एक्ट के हिसाब से। क्योंकि जब हम जीएसटी को आगे समझेंगे रियल एस्टेट में, तो यहां रेरा एक्ट को रिफर किया गया है। तो रेसिडेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, किसके हिसाब से? रेरा एक्ट के हिसाब से। अब रेसिडेंटल को दो पार्ट में क्या क्या? एक तो अफोर्डेबल रेसिडेंटल यूनिट, एक अदर रेसिडेंटल यूनिट। अब हम ये देखेंगे कि अफोर्डेबल रेसिडेंटल यूनिट का मतलब क्या हुआ, किसको हम बोलते हैं। अफोर्डेबल अपार्टमेंट का मतलब हो गया दो कंडीशन इसमें। पहली कंडीशन, अफोर्डेबल मतलब जो सस्ता मकान हुआ, छोटा मकान हुआ, जिसका साइज, जो कारपेट एरिया है, टोटल कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर तक है या उससे कम है। और यह कैटेगरी किसके लिए है? मेट्रो सिटी में अगर ये है तो। और अगर अदर देन मेट्रो सिटी से बाहर है तो 90 स्क्वायर मीटर तक कारपेट एरिया या उससे कम। और सेकंड कंडीशन क्या है? टोटल जो उसका वैल्यू होगा, जो टोटल चार्ज होगा, 45 लाख तक होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो अफोर्डेबल रेसिडेंटल यूनिट कहा जाएगा। ओके, और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं पूरी हो रही है तो अदर्स रेसिडेंटल यूनिट्स में कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसको मैं अलग अलग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आगे चलकर जीएसटी रेट सब पर अलग अलग है, इसलिए पहले बेसिक हम समझ ले रहे हैं। अब देख लीजिए, अफोर्डेबल का मतलब क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ये फर्स्ट कंडीशन क्या है? कारपेट एरिया मेट्रो सिटी में है 60 स्क्वायर मीटर तक है, या अदर मेट्रो सिटी, अदर देन मेट्रो सिटी है, कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर तक है, लेकिन उसकी अगर टोटल वैल्यू 45 लाख से ज्यादा हो जाती है, फिर भी वह अफोर्डेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्लियर? यहां तक का क्लियर हो गया। और अगर अब हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी देखा, क्या अपार्टमेंट कितने तरीके के होते हैं। मेन तो हमने दो ही देखा, रेसिडेंटल यूज और कमर्शियल यूज। लेकिन जब हमने डिस्कस किया तो हमें तीन तरीके से पता चला। कौन कौन सा? रेसिडेंशियल दो तरीके से, अफोर्डेबल रेसिडेंटल यूनिट और अदर रेसिडेंटल यूनिट दो हो गया, और कमर्शियल यूज तीन तरीके के अपार्टमेंट हो गए। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब ये जो अपार्टमेंट बनेगा या फ्लैट बनेगा, ये जब बनेगा, प्रोजेक्ट लगेगा, कोई बिल्डर प्रोजेक्ट लगाएगा, तभी तो ये अपार्टमेंट हम लेंगे, चाहे कमर्शियल अपार्टमेंट हो या रेसिडेंशियल अपार्टमेंट हो। तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। भाई देखो, कई कई आप देखते होंगे प्रोजेक्ट लगता है, जैसे बिल्डर्स, डेवलपर्स, प्रमोटर्स लगाते हैं तो बुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या होता है, पहले ही अपना फ्लैट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो प्रोजेक्ट लगेगा
प्रोजेक्ट की भी कैटेगरी है। प्रोजेक्ट भी दो तरीके का होगा, और किसके ये प्रोजेक्ट दो तरीके से किसके हिसाब से, ये भी रेरा एक्ट के हिसाब से ही होगा। आगे जीएसटी में इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले हम बेसिक समझ रहे हैं। प्रोजेक्ट भी दो तरीके का होगा। कौन कौन सा प्रोजेक्ट? फर्स्ट, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, जिसको हम REP बोलते हैं। सेकंड, रेसिडेंटल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, RREP बोलते हैं। अब ये रियल इस्टेट प्रोजेक्ट होगा, इसका मतलब हो गया जो बिल्डिंग है आपकी, जो बिल्डिंग बन रही है, अगर पूरा कमर्शियल अपार्टमेंट ही बनेगा, मतलब वो जो बिल्डिंग है उसमें जितने फ्लैट है, जितने अपार्टमेंट है, टोटल सब कमर्शियल है, मतलब उसमें दुकान है, ऑफिस है, शोरूम है, गोडाउन है, पूरी बिल्डिंग कमर्शियल है, उसमें रेसिडेंटल यूज के लिए नहीं है। उस बिल्डिंग को बनाने का जो प्रोजेक्ट लगेगा वो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट कहलाएगा। ओके, अब सेकंड, अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, ये भी तो हो सकता है कि कोई बिल्डिंग जो बन रही है, उस बिल्डिंग में कमर्शियल अपार्टमेंट भी हो सकते हैं, रेसिडेंटल अपार्टमेंट भी हो सकते हैं, दोनों मिक्स में हो सकता है। अगर इस तरीके का बिल्डिंग है, इस तरीके का प्रोजेक्ट है जिसमें दोनों चीज हैं, कमर्शियल और रेसिडेंटल, तो हम किस कैटेगरी में ले जाएंगे उस प्रोजेक्ट को? उसके लिए देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि अगर कमर्शियल अपार्टमेंट ज्यादा है, ज्यादा का क्या मतलब, टोटल जो कारपेट एरिया है उस प्रोजेक्ट का, टोटल कारपेट एरिया का 15% से ज्यादा अगर कमर्शियल अपार्टमेंट बन रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को हम पूरा मान लेंगे क्या, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। उसको हम पूरा मान लेंगे कमर्शियल में, अगर कारपेट एरिया का 15% से ज्यादा कमर्शियल अपार्टमेंट है। ओके, ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, अगर रेसिडेंटल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है RREP, तो यहां पर अगर पूरा रेसिडेंटल अपार्टमेंट बन रहा है, मतलब जितनी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग, पूरा जो फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा, सब रेसिडेंटल प्रोजेक्ट होगा, मतलब उसमें कोई बिजनेस पर्पज की चीजें नहीं होगी, कोई ऑफिस, शोरूम, गोडाउन, ये सब नहीं होगा, सिर्फ रहने के लिए होगा, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए होगा, तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या बोलेंगे, RREP बोलेंगे। लेकिन यहां भी ये भी कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए उस बिल्डिंग में दोनों चीजें बन रही हैं, कमर्शियल और रेसिडेंटल, तो उसके लिए हमें यह देखना होगा ये कंडीशन कि टोटल कारपेट एरिया कमर्शियल के लिए 15% या 15% से कम होना चाहिए, तो पूरी की पूरी हम इसको RREP में कवर करेंगे। ऊपर अभी हमने देखा कमर्शियल में कि टोटल कारपेट एरिया का अगर 15% से ज्यादा कमर्शियल में है, तो उसको हम REP में ले लेंगे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर ले लेंगे। और यहां पर क्या बोलेगा, टोटल कारपेट एरिया अगर कमर्शियल के लिए 15% या 15% से कम होना चाहिए, तो यह अपना किस में कवर हो जाएगा, RREP में कवर हो जाएगा। तो यहां तक का भी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया अपार्टमेंट। अपार्टमेंट कितने तरीके के हमने देख लिया, 3 तरीके के अपार्टमेंट देख लिया। रेसिडेंटल में अफोर्डेबल रेसिडेंट यूनिट, अदर रेसिडेंट यूनिट, कमर्शियल यूनिट, ये हमने देख लिया अपार्टमेंट में। और जो प्रोजेक्ट हमारा होगा, प्रोजेक्ट 2 तरीके का होगा, REP को हमने समझ लिया, RREP को हमने समझ लिया। ओके, अब हमारा स्टार्ट होता है आगे का मेन मुद्दा, जो अब हम GST को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कितना GST लगेगा। अब हम कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं, तो GST रेट क्या होगा, किस तरीके से GST लगेगा, इसमें कई रेट हैं, कई कंडीशंस हैं। अब उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, अब उसको हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। यहां तक कितना ही, बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।